अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रौली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी। हमने अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और फिर हमने चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा जी। यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना? चलो। अच्छा जी, यहाँ तक हमने तमाम ट्रांजैक्शंस को देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे उन ट्रांजैक्शंस के डुअल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहे हैं। आगे बात करते हैं। फिर हमने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी करा था, क्लियर हो गया था। देन फिर हमने समझा था जब आप रिसीबल और पेबल की बात करते हो तो रिसीबल कब आपके सामने आएगा, बिजनेस के लिए रिसीबल किसे कहते हैं। सेम इसी तरह पेबल्स कब सामने आएगा और पेबल्स आपके पास बिजनेस में क्या होता है। हमने इसकी नेचर को समझा था। अब आ जाते हैं, आगे बात करते हैं कि देखें, जब आप काम कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपने आपने ट्रांजैक्शन देखी, ठीक है क्या, सेल्स गुड्स। अच्छा, ऑन कैश अगर है, ऑन कैश है फॉर एग्जांपल, आप उसमें लिख, आपको पता चल जाता है कितनी वर्थ है। ऑन कैश वर्थ रुपीज फॉर एग्जांपल 1000 के, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, आपके पास रिकॉर्डिंग करने के लिए वही डबल एंट्री आपने फॉलो करनी है। अब आपको डबल एंट्री में एक चीज पता चल रही है कि सेल्स हो रही है, सेल्स किस पर हो रही है, ये चीज डबल इम्पैक्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, टाइटल ऑफ अकाउंट है किसका, इनकम का, ठीक है। तो इनकम जब भी इंक्रीज होती है कहाँ रिकॉर्ड होती है, इनका कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट या डेबिट, क्योंकि आपका डुअल इम्पैक्ट का मतलब है वन इज फॉर डेबिट साइड एंड वन इज फॉर क्रेडिट साइड, एंड डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपने कहा भाई सेल्स हुई है, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट पे। और सेल्स हुई है, बदले में आपको क्या मिला है, कैश मिला है। तो कैश बिजनेस के लिए एसेट है, जब भी इंक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा, डेबिट पे। कितने से, 1000 से, ठीक है। तो ये तो आपके लिए क्या है, जब भी आप कैश कर सॉरी जब भी आप सेल करते हो तो सेल्स की जो एंट्री बनती है, डबल एंट्री आप क्या होगे, तो आपकी डबल एंट्री कैसे बनेगी, कैश हो जाता है डेबिट और सेल्स हो जाती है क्रेडिट। अगर यही चीज फॉर एग्जांपल यही बात लिखी हो, सेल्स गुड्स, बट अब यहाँ पे कैश के बजाय लफ्ज आ जाए, क्या लफ्ज हो जाए, ऑन क्रेडिट, क्या, ऑन क्रेडिट। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आए इसको रिकॉर्ड करना सीखते हैं। देखें, अगर आपका ऑन क्रेडिट ही है लेकिन सेल्स तो हो रही है, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी भाई, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्या आपको उसके बदले में उस सेल्स की वजह से क्या पेमेंट मिली, नहीं मिली। क्या होगा, आप लिखोगे अकाउंट रिसीबल, हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीबल क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। अकाउंट रिसीबल, अकाउंट रिसीबल क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। तो अकाउंट रिसीबल बिजनेस के लिए एसेट है, इंक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा, डेबिट साइड पे। अमाउंट कितनी आएगी, वही 1000, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आप ऑन कैश रिकॉर्ड करते हैं, और आप कब, जब आप ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा, सही है। अब देखो यहाँ तो वो बात है जब आपकी सेल हुई है और आपने बात लिखी है कि बाद में मिलेगा। रिसीवल का मतलब क्या है, इन फ्यूचर मुझे कस्टमर से मिला है। जब आपको मिल जाएगा तो किसको क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस 1000 में से आपको 500 रिसीव्ड हो गए कस्टमर से, जो भी क्रेडिट लिमिट आपने दी थी, 15 डेज थे, 20 डेज थे, 1 मंथ था, जो भी मैंने अमाउंट अभी फिलहाल मिनिमम रखी है।
जब रिसीव हो जाएंगे किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, या वो आपको बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। इन शॉर्ट दोनों ही तरीकों से आपके पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। कैश क्या है बिजनेस के लिए भाई, एसेट है। कैश इंक्रीज होगा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे। फॉर एग्जांपल हाफ अमाउंट, सॉरी आपकी आ गई है, सही है। इतने से क्या आपके कस्टमर की जिम्मेदारी कम हो रही है, जिम्मेदारी नहीं नहीं, 1000 उसकी जिम्मेदारी थी, उसने आधी पेमेंट कर दी तो आधी उसकी जिम्मेदारी कम हो गई, आधी कम हो गई। तो जब कम हो गई उसकी जिम्मेदारी, तो हम भी क्या करेंगे, उसका रिसीबल कम कर देंगे। ठीक है। तो जब रिसीबल कम होता है डेबिट पे इंक्रीज होता है, और जब रिसीबल कम होता है तो क्या आ जाता है, क्रेडिट पर आ जाता है। अगर ये पूरा पेमेंट का हो जाती हमारे पास आ जाती, तो क्या एंट्री बनती, कैश डेबिट हो जाता। कितने से भाई, 1000 से। और आपके अकाउंट रिसीबल क्या हो जाता, इतने से क्रेडिट हो जाता 1000 से। जब पूरी पेमेंट हो जाती, या जितनी आपको पेमेंट रिसीव होती है, आप रिसीबल इस तरह से कम कर देते हो। क्लियर है। तो बेटा जैसे ही आप कैश पे सेल्स करते हो, आप इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। जब आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे तो आपने इस तरह से रिकॉर्ड करना है। क्लियर है ये आपकी एंट्रीज है। इसको रिकॉर्ड कर ली जल्दी से। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या स्टेप पढ़ा था, अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफाइंग। क्लासेस कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं क्लासेस टी अकाउंट के जरिए। इसको आप कहते हो टी अकाउंट, इसको आप लेजर का नाम भी देते हो। ठीक है। टी अकाउंट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी शेप जरा टी की तरह है। इस वजह से हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अकाउंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने ट्रांजेक्शन करी, कितने टाइटल ऑफ अकाउंट्स आपके पास आ रहे हैं, कैश सेल्स। ठीक है ना। अब आपने एक बनाया कैश के लिए टी अकाउंट, एक बनाया आपने सेल्स के लिए टी अकाउंट। ठीक है। क्या लेजर बनाया। अब देखना जरा इसमें कि किस तरह से ये रिकॉर्ड करा जाता है। देखें, सबसे पहले क्या होता है, आप देखते हो कि कैश के लिए लेजर जो बनाया है, ये डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा है या क्रेडिट पे। क्यों, क्योंकि इसमें एक साइड होती है आपके पास डेबिट साइड, एक होती है आपके पास क्रेडिट साइड। सही है। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है, आपके पास डेट आती है। ठीक है। आ, या तो मैं इसको, आपने अगर रिकॉर्ड कर दे तो जस्ट मैं यहाँ पे पूरा सही से बना के दिखा देती हूँ। मैं बाकी चीजें इसको इसमें से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। तो मैंने एक बनाया कैश के लिए, एक बनाया भाई आपके सेल्स के लिए। आपके पास जो लेजर बनता है, एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब डेबिट और क्रेडिट पे क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं।
नैरेटिव लिखते हैं, नैरेटिव में आप रीजन बताते हो, सही है। नैरेटिव में आप क्या बताते हो, रीजन या उसका जो टाइटल ऑफ अकाउंट का अपोजिट का नाम होता है वो लिखते हो। ठीक है, यहाँ समझ लो नैरेटिव आ गया। देन फिर आपकी अमाउंट आ जाती है कि कितनी आपकी अमाउंट है। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्रेडिट आएगा, डेट आएगी, नैरेटिव आएगा, अमाउंट आ जाएगी। अब देखना कैश क्या हो रहा है, जो हमने कैश के लिए ट्रांजैक्शन देखी थी, गुड सेल हो रही थी, तो कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कितने से हो रहा था, 1000 से हो रहा था। इसके डेबिट होने का रीजन हमने देखा था ना, कैश डेबिट हो रहा था 1000 से, और सेल्स हो रही थी क्रेडिट कितने से, 1000 से। तो हम यहाँ नैरेटिव में क्या लिखते हैं, कैश नहीं लिखते, बल्कि इसके अपोजिट जो है, इसके अपोजिट इसका रीजन है कि भाई कैश डेबिट क्यों हुआ, सेल्स की वजह से। आप क्या लिखते हो उसका रीजन, सेल्स की वजह से, जिस डेट पर भी हुआ वो बता देते हैं। सेम इसी तरह से आप आ जाओ किस पे, आप आ जाओ सेल्स पे। सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, सेम ऐसे ही आएगा। एक साइड इसकी भी डेबिट होगी, एक साइड इसकी भी क्रेडिट। सबसे पहले डेट का कॉलम आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। फिर आपने नैरेटिव बताना होता है दोनों तरफ, फिर इसी तरह से आपकी अमाउंट का आ जाता है कॉलम। क्लियर है। अब देखो सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कितने से हो रही है पहले वो लिख लो, अमाउंट कितने से हो रही है भाई, 1000 से। इसके क्रेडिट होने का रीजन आपने कहा कैश। क्लियर है, डेट वट एवर जो बता रहा है वो। इस तरह से जितनी भी ट्रांजैक्शन डेबिट होती रहती है, क्रेडिट होती रहती है, करते रहते हैं। फिलहाल आपने क्लासीफाई में पोस्ट करना सीख लिया, यानी क्लासेस में पोस्ट करना सीख लिया। समराइज करना एक अलग होता है, यानी डेबिट को और फिर क्रेडिट साइड को दोनों को टोटल करते हो, वो आगे की कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल इतना समझे। ठीक है। हाँ लिखिए, इसका कर लें, फिर मैं आपको सेम इसी तरह क्रेडिट पे जैसे हमने रिकॉर्ड करा था वो हम भी देख लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। सेम आपने जो क्रेडिट के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी, तो देखो जब आपने सेल्स करी थी तो कैसे रिकॉर्ड करा था, अकाउंट रिसीवेबल हो गया था डेबिट कितने से, 1000 से, ठीक है। और सेल्स हो गई थी भाई क्या, क्रेडिट हो गई थी कितने से, 1000 से। साथ साथ आपने कहा कि इसके लेजर्स भी बनेंगे, हाँ जी लेजर्स बनेंगे। एक हो गया आपका अकाउंट रिसीवेबल का, एक हो गया आपके पास सेल्स का, सही है। अभी तक फिलहाल हमने यही चीजें देखी हैं। तो वैसे ही रिकॉर्ड होगा, इसकी भी डेबिट साइड होती है, इसकी भी क्रेडिट साइड होती है। सेल्स के साथ भी वही मरल आया है जो तमाम अकाउंट्स के साथ है। अब आपके पास इसमें कैश आता है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल आता है, इसमें पेबल्स आता है, सबके साथ सेम है कि आपके पास ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट, सबके साथ के। अब आप देखो कि आपके पास
ये अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में हमने इसकी पोस्टिंग करनी है। अब जहां जहां एंट्री डेबिट पर है आप इसको यहाँ पे डेबिट पे रिकॉर्ड कर लोगे। अब जहां जहां आपको क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल मिलेगा उसके लेजर में अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट क्रेडिट पर चली जाएगी। अब यहाँ सेम ऐसे ही आप करोगे, डेबिट पे आ रहा है कितने से भाई, 1000 से। मैंने वहां पे आपको बता दिया क्या क्या चीज होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट काम कर रही हूँ। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, 1000 से डेबिट हो रहा है, इसके डेबिट होने का रीजन आपने कहा क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे क्या आ रहा है, सेल्स। सेम इसी तरह से सेल्स क्या हो रही है, 1000 से क्रेडिट हो रही है, इसके क्रेडिट होने का रीजन आपने कहा अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर है, ये तो हमारी थी जब हमने सेल्स रिकॉर्ड करी। अब जब हमें पेमेंट करने आता है, आपको डेट पता चल जाती है, तो आप क्या कहते हो भाई, कैश आपके बिजनेस के पास आए या फिर बैंक में, अगर उसने कोई ऐसी बात कही है। इन शॉर्ट अगर कैश भी लिख रहे हो तो कोई मसला नहीं है, मैं दोनों एतबार से आपको बता रही हूँ। तो क्या हो गया, कैश या बैंक दोनों में से कोई एक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। जितनी पेमेंट कर रहा है, हो सकता है कि वो जस्ट 300 पे करे, 200 ना करे, या 200 पे करे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो रह जाएगी, इतने से अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा भाई आपका, कम हो जाएगा, या खत्म, अगर पूरी पेमेंट कर रहा है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ये क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 300 से ही हमने कहा क्रेडिट हो रहा है। आ जाए, इसको भी आप लिखेंगे। हमने सेल्स का और अकाउंट रिसीवेबल का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हर बार नहीं बनता रहेगा। हर जो आपकी एंट्री बनेगी तो बार बार रिपीट नहीं होगा, वन टाइम आपने बना लिया, दैट्स एनफ। अब जब आपका डेबिट होगा तो उस लेजर में उसकी डेबिट रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जब क्रेडिट पर होगा तो क्रेडिट इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का नहीं बना था, कैश का। तो हमने कैश के लिए रिकॉर्ड कर लिया, कितना कैश आया बिजनेस के पास, डेबिट पे 300, तो 300 हो गया। रीजन आप लिखोगे क्या, अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर है। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, ये रहा, कितने से भाई, 300 से ये क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने का रीजन कैश। क्लियर है ये। अगर यहाँ पे कैश के बजाय बैंक होता तो सेम ट्रीटमेंट होती। क्लियर है। अब देखो, हमने ये रिकॉर्डिंग करना सीख लिया, रिकॉर्डिंग के बाद आपने इसको क्लासिफाई करना सीख लिया। समराइज कैसे करेंगे, समराइज करने के लिए देखें, आपने क्या करना होगा। अब आपको मैं हर बच्चे को कहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका इनिशियल होता है, सम टाइम आपको प्रो लेवल लगता है कि हाँ आप प्रो हो गए हो, सम टाइम लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है। तो अगर मुश्किल लग रहा है तो इस चीज को फॉलो रखना है। एसेट एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी डेबिट साइड टोटल कर लो, फिर इसकी क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे। ठीक है। और आपके पास जो लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है और कैपिटल है, इनमें इन तीनों के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी क्रेडिट साइड को टोटल करोगे और फिर डेबिट साइड को टोटल करोगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि देखें एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते कहाँ हैं, डेबिट पे। तो इनकी पॉजिटिव साइड मोस्टली कहाँ मिलेगी आपको, डेबिट पे। सिवाय एक ऐसी चीज के, कैश या बैंक इसमें नेगेटिव हो सकता है। क्यों, अगर आप पेमेंट बैंक के जरिए कर रहे हो तो वहां पे भी, क्योंकि एसीसीए इसको दिखाता है कि भाई कैश ही आप पे कर रहे हो तो नेगेटिव हो गया ओवरड्राफ्ट की वजह से। ओवरड्राफ्ट हमने शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आपको बैंक, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आपकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, तो आपको फैसिलिटेट कर देता है। अगर आपका बैलेंस निल भी हो जाए तो आप मजीद पेमेंट उससे कर सकते हो। सही है, जस्ट लाइक आपने जो फोन कॉल या मैसेजेस वगैरह कर रहे होते ना कि भाई आपके इस कॉल के लिए बैलेंस ना काफी है, तो आप ये दबाएं और हमसे बैलेंस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप रिचार्ज करोगे तो हम इसके इजाफी चार्जेस के साथ डिडक्ट कर लेंगे। सेम उसी तरह से बैंक में भी होता है। तो बैंक में फॉर एग्जांपल आपको लिमिट सेट कर देते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 20,000 कह रही हूँ। तब आपने कहा कि आपके पास अकाउंट में 1 लाख पड़ा है और आपने पेमेंट करनी है 1,20,000 की, फॉर एग्जाम्पल। तो आप 1 लाख का तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन आपके बिहाफ पे वो 20,000 मजीद आपको दे देगा। अब ये डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितनी लिमिट दे रहा है। मैं आपको राउंड ऑफ करके एक शॉर्ट सी बात बता रही हूँ।
अब जैसे ही आपका नेक्स्ट डिपॉजिट होगा 20,000 तो वो माइनस करेगा। अब जब तक आप डिपॉजिट ना कराओगे तो ये चीज तो आपकी नेगेटिव में दिखेगी। बैंक बढ़ता कहाँ पर है या कैश कहाँ बढ़ता है, डेबिट पे। अब आपको नेगेटिव बैलेंस का मतलब यही है कि आपका ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, वापस करोगे रिचार्ज तो वो माइनस करेगा। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो में होगा। अच्छा जी, इस वजह से मैं कहती हूँ बेटा जो पॉजिटिव साइड है पहले उसको आप टोटल कर लो, फिर उसमें से आपकी जो नेगेटिव साइड है उसको माइनस कर दोगे। अब देखें यहाँ पे, इसका जब हम देखते हैं समराइज करने का तरीका, देखें टोटल आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है डेबिट साइड पे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़ता कहाँ है, डेबिट पे 1,000 दिख रहा है, और इसका टोटल आपको कितना दिख रहा है, 300। ठीक है, तो 1,000 में से जब आप 300 माइनस करेंगे, डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा बैलेंस, 700। अब 1,000 हमें जो दिख रहा है, हम जस्ट प्रेजेंटेशन के तौर पे दोनों साइड पे दिखाते हैं, यानी लेजर की प्रेजेंटेशन या टी अकाउंट की प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि भाई डेबिट साइड पे भी इक्वल आ रहा है, क्रेडिट पे भी। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि आपको यहाँ पे भी टोटल 1,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1,000 दिख रहा है, और जो बैलेंस बच रहा है वो आप दूसरी साइड पे दिखा देते हो। यानी ये जो बैलेंस कहलाएगा बैलेंस सीडी या सीएफ बैलेंस कहलाता है, यानी 700। यही आगे आपका हम सफर होगा। अब ये क्या शो करा रहा है कि भाई बिजनेस ने सेल करी थी और इसके पास इतना आना था, जब आना था तो डेबिट यानी रिसीवेबल उसका बढ़ रहा था, और कितना कम हो गया, 300 से कम हो गया। एंडिंग पे बैलेंस कितना बच रहा है, 700, यानी इतना तुम्हारा एसेट के तौर पे है। ये अभी देने का समय। हाँ, ये आगे का सफर है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इसी तरह से आपके और भी रिकॉर्डिंग होती है। अब आ जाते हैं, इसको रिकॉर्ड करने तो देखते हैं। अच्छा, एंट्रीज तो ये मैंने आपको रफली बनवाई है, इसका भी एक पूरा फॉर्मेट होता है। कैसे होता है, देखें इसमें भी आप पूरा एक प्रॉपर वे में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि दोनों में फर्क पता चले। देखें, एक सबसे पहले कॉलम आता है इसका डेट का, जो भी आपको डेट बताई गई होती है इस ट्रांजैक्शन में, हमने जनवरी 1 2000 इसको करा था, 2000 इसको आप ये काम करा था, तो आप डेट करते रहते हैं। देन फिर आ जाता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आप क्या लिख रहे हो, तो यही जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने सेल करी जनवरी 1 और 2026 पे करी फॉर एग्जांपल, और पर्टिकुलर में क्या, आपने सेल्स करी थी, इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री बनी थी, अकाउंट रिसीवेबल हुआ था भाई जनाब डेबिट। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना नहीं होता है, ये कॉलम्स बने हुए होते हैं। एक आता है पीआर का जो किसी काम का नहीं होता है, पेज रेफरेंस है। ठीक है, जस्ट आपको जब आपका मैनुअल वर्क होता था तब ये बता था हाँ भाई इसका रेफरेंस नंबर ये है, तो उस पेज का रेफरेंस यहाँ आ जाता था। देन फिर एक कॉलम आता है, आपका आता है डेबिट कॉलम। इसी तरह एक कॉलम आता है आपके पास क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टिंग हो जाती है। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, आपने कहा 1,000 से ये डेबिट हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा आप स्पेस देते हो, यहाँ पूरा लाइन के साथ नहीं करते हो, थोड़ा स्पेस देते हो। दूसरी आपने एंट्री बनाई किसकी, सेल्स की। सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट के कॉलम में आ गया। तो इस तरह से आप कहते हो डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो जो एंट्री बन रही है ना, उस एंट्री के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, इस तरह से बन रहा होता है। ये पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट है एंट्री मेकिंग का, और ये फॉर्मेट है, इसके लेजर आपको सामने भी बनाया हुआ दिखेगा। जैसे जैसे हम चैप्टर 3 4 पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। क्लियर है, जब यूज टू हो जाते हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एंट्री बना रहे होते हैं, क्योंकि फिर आपने कॉपी में या फिर जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं उसमें आपने सही फॉर्मेट के साथ काम करना है। टीचर तो आपको रफली जल्दी जल्दी काम करवाएगा, सही है ना।
कैश सीडी का मतलब क्या बताते हैं? कैश सीडी, अच्छा, ये आपका बैलेंस, बैलेंस सीडी या सीएफ बैलेंस के तौर पे आ सकता है। सीडी या सीएफ का मतलब है कि कैरेट डाउन या कैरी फॉरवर्ड। अब आपके पास देखो बहुत सारे अकाउंट रिसीवेबल की आएंगी उस मंथ के हिसाब से, जनवरी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हर महीने कैसी निकल कर आएगी। अब उस महीने की ओपनिंग एक होती है डेट, यानी आपके पास बैलेंस बीडी या बीएफ के तौर पर आता है। अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, सीएफ है। सीएफ का मतलब है एंडिंग पे आपका कितना बैलेंस बच रहा है जनवरी में, वो ये सीडी बैलेंस है। अब ये नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो बीडी बन जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट मंथ। हाँ, यहाँ पे ये क्लोजिंग है और नेक्स्ट मंथ में फिर ओपनिंग आ जाएगा। इसी तरह पूरे ईयर का होता है। सही है। आपने हर महीने का भी निकाला होता है, फिर जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो ईयरली बनती हैं, मोस्टली ईयरली बनती हैं। और उसके लिए जो पीरियड फॉलो करा जाता है, या तो आपका कैलेंडर पीरियड होता है जो जनवरी फर्स्ट से स्टार्ट होता है, दिसंबर 31 पे एंड होता है, या फिर कैलेंडर ईयर के अलावा भी होता है, यानी आपने जुलाई फर्स्ट से स्टार्ट हुआ 2025 में, अब वो एंड कब होगा, 12 महीने ही होंगे। कब, 2026 के जून में एंड हो गया, या फिर मार्च और अप्रैल का सेम इसी तरह से हुआ। तो हम कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन किसको फॉलो करता है। तो पीरियड एंड जब हो जाएगा उस पे वो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यार है, स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, मतलब स्टेटमेंट आप अपने यूजर्स को बताने के लिए कि आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा है। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी थी, यही तो स्टेटमेंट्स हैं। आपके लेवल पे दो स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अभी फिलहाल FA1 FA2 में, आगे जाओगे F3 में और आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा जी, ये कहानी तो किसकी थी, सेल्स की थी। अब सेम इसी तरह से आपसे कहा जाए भाई क्या, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ही वर्थ रुपीज, वर्थ रुपीज 1000। ठीक है, अब देखें, वैसे ही मैं पहले आपको कैश के तौर पे समझा देती हूँ क्या होगा। रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, आपने जो रिकॉर्डिंग के लिए पूरा पूरा फॉर्मेट सही से बनाना है, डेट होगा, पर्टिकुलर आपके पास आ जाएंगे, पर्टिकुलर्स के बाद आपके पास PR आ जाता है, यानी पेज रेफरेंस, वो हम अपनी बनाते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज दौर है, आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए। फिर एक साइड हो गया डेबिट का और दूसरा साइड हो गया आपके पास क्रेडिट का। ऑन कैश की बात है तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये परचेज आपने करा जनवरी 1 2026 में, तो डेट आपके पास आएगी जनवरी 1 2026 में। अब पूरा साल का है तो मैं जस्ट पहले 2026 पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि हर साल के लिए मैं मतलब पूरे साल का आपका है, जन बी फैब भी आपका, तो मैं 2026 पहले लिख लिया। अब जनवरी की जितनी भी आएंगी वो मैं लिखती रहूंगी, ईयर बार बार मैं नहीं लिखूंगी। सही है। अच्छा जी, फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जब आपने परचेज करा है तो परचेज के लिए आप क्या करते हो, परचेजेस का अकाउंट ओपन करते हो। क्यों, क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट चाहिए। हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स हो गया या फिर आप इसको इन्वेंट्री कहते हो, जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, या स्टॉक, इसका मतलब क्या है, आपने इसका बिजनेस करना है, सेल करनी है। तो जब आपको सेल करनी है तो इसकी कॉस्ट चाहिए होगी, इस वजह से आप तमाम गुड्स की अमाउंट को परचेजेस में रिकॉर्ड करते हो। अब ये तमाम कॉस्ट जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, हमने इसका अकाउंट एक ओपन कर दिया है परचेजेस के तौर पे। अच्छा जी, कितना की आपने परचेज करी है, 1000 की, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। आपने उसके बदले में कैश पेमेंट करी है तो कैश क्या होगा, बिजनेस के पास से जा रहा होगा, क्रेडिट हो गया। क्लियर है। अगर सेम इसी तरह से आपसे बोला जाए कि भाई कैश के बजाय
ये क्या हो, क्रेडिट पे आप परचेज करो, सेम अमाउंट है, सब कुछ सेम है, तो आपके पास अब ये कैसे रिकॉर्ड होगा, वैसे ही जैसे आपने अभी तक करा है। देखिए कॉलम सेम रहते हैं, कुछ नहीं बदलता, क्या बदल जाती है, थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं। कैसे कि भाई डेट आपकी वैसे ही रिकॉर्ड होनी है। अच्छा जी, परचेजेस जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस है तो इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, परचेजेस हो जाएगा वैसे ही डेबिट। क्या आपने उस परचेजेस के बदले में पेमेंट करी, नहीं करी, तो आप इसको क्या रिकॉर्ड करोगे, पेएबल। याद रखिएगा सेल्स की बात है, रिसीवेबल, आप कस्टमर से रिसीव करने की उम्मीद रखते हो, पे करने के लिए नहीं। बच्चे रिसीवेबल पेबल में घपला कर देते हैं भाई, ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी ये बात कि जब सेल कर रहे हो तो बदले में पैसा क्यों दोगे, ठीक है। इस वजह से क्या है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है परचेज करने की वजह से, रिकॉर्ड होगी कहाँ, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है। सेम इसी तरह से आ जाए, अब आपने उसमें से, आपने फॉर एग्जांपल 15 दिन में, 10 दिन में, या जो आपकी क्रेडिट लिमिट उस सप्लायर ने सेट करी थी, दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद आपने अब उसमें से फॉर एग्जांपल वैसे ही 300 पे कर दिया, क्या होगा, इतने से आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, जितनी कम होगी आप क्या कर दोगे, बड़ी कहाँ थी भाई, क्रेडिट साइड पे, ऐसा ही था। कम होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड पे। अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 300 मैंने पे कर दिया, उतने से लाइबिलिटी मेरी कम हो गई। और साथ साथ लाइबिलिटी के साथ कम क्यों हो रही है, क्योंकि आपने कैश पेमेंट कर दी। अगर कैश के जरिए कर रहे हो, आपने अपने हाथ से कैश दिया, वो अलग बात है। बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक का भी नाम लिख सकते हो, कैश भी लिख दो, कोई मसला नहीं। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के पास से डिक्रीज हो रहा है, 300 क्या हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सेम यही चीज है आपकी लेजर में भी चली जाती है। क्या आपने पहले रिकॉर्ड करा था कैश पे, कैसे होगा, परचेजेस का अकाउंट बनेगा, और इसी तरह से आपके पास कैश के लिए भी अकाउंट बनेगा। परचेज क्या हो रहा है बेटा, डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा है, कितने से, 1000 से। इसके डेबिट पे रिकॉर्ड होने का रीजन अपोजिट साइड वाला, और डेट आप लिख दोगे जो भी है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा January 1, तो आप वहां January 1, 2026 पूरा लिख देंगे। सेम इसी तरह से कैश की भी पोस्टिंग हो जाएगी। कैश आपने कितना दिया था, 1000 पूरी पेमेंट कर दी थी, तो कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। किसकी वजह से, रीजन क्या है, परचेजेस की वजह से। और डेट भी आप बता दोगे 2026 और जनवरी। सेम इसी तरह क्रेडिट वाले के लिए भी होगा। यहाँ तक कोई सवाल। और देखो जब क्रेडिट वाले के लिए होगा तो आप वैसे ही, परचेजेस 1000 से डेबिट हो रहा है, ऐसा ही आएगा। अच्छा लेकिन क्या होगा, कैश और पेबल में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे। क्यों, अकाउंट्स पेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा था ना 1000 से, कहाँ बढ़ता है, क्रेडिट पे। इसके क्रेडिट पे होने का रीजन आपने कहा परचेजेस। अब जितनी पेमेंट कर रहे हो उतने से वो डेबिट पर रिकॉर्ड हो रहा है, कितने से बेटा, 300 से। इसके डेबिट पे रिकॉर्ड होने का रीजन आपने कहा कैश। सही है, ये वाला तो आपकी कैश पेमेंट की वजह से आया था। तो अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का लेजर बना, कैसे बनेगा, इन दोनों को ये ना समझना कि मैं दो, आपने कैश का 2 बार बनाया, ठीक है। एक ही बार है। क्योंकि पहले मैंने कैश की सिचुएशन बनाया, अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं करा। और दूसरी सिचुएशन क्या आती भाई, क्रेडिट की वजह से। वरना आप कभी भी एक ही नाम के दो लेजर नहीं बनाते हो। अच्छा जी, तो कैश क्या हो रहा था भाई, क्रेडिट हो रहा था, कितने से, 300 से। इसके क्रेडिट होने का रीजन आपने कहा अकाउंट्स पेबल। क्लियर है। इस तरह से बन रहा होता है। और वैसे ही आप फिर इसको समराइज करते हो। समराइज आप करोगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एसेट और एक्सपेंसेस का पहले डेबिट साइड देख लेना टोटल करके, फिर क्रेडिट साइड पर आना, फिर डेबिट में से डेबिट क्रेडिट को माइनस करना। लाइबिलिटी, रेवेन्यू और आपके कैपिटल के लिए मैंने कहा था बेटा पहले क्रेडिट साइड पे आपने टोटल करना है। क्यों, क्योंकि इसका क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड है और इसका डेबिट साइड नेगेटिव है। सही है, तो क्रेडिट आपका कितना आ रहा है, 1000, और डेबिट कितना आ रहा है, 300। क्रेडिट में से फिर माइनस करोगे डेबिट को, कितना डिफरेंस आ रहा है, 700 का। क्योंकि मैंने अमाउंट सेम लिखी थी,
प्रेजेंटेशन के लिए आपने दोनों तरफ सेम दिखाना होता है कि भाई आपका बैलेंस आ रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत में आपको क्या दिख रहा है, 700 का जो बैलेंस है, ये बैलेंस किसका है, क्रेडिट का इजाफी बैलेंस है। तो बेटा जिसकी हैवी साइड जहां की होगी वो उस नाम से बैलेंस आएगा। इसकी हैवी साइड कौन सी है, क्रेडिट की, तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल की हैवी साइड कौन सी थी, डेबिट की, 700 इंक्रीज हुआ था उसमें, तो वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा जी, आगे बढ़े, इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे आप खुद करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, ये वैसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको समझाया था, सेल्स है। इसके बाद आप जब सेल्स रिकॉर्ड करोगे ऑन क्रेडिट तो क्या आपके पास आएगा, अकाउंट रिसीवेबल। बिजनेस के लिए क्या है, वही तमाम चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग मैंने आपको पढ़ाया था। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपसे क्या कहता है कि आपने दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करना है, वन इज फॉर डेबिट साइड एंड वन इज फॉर क्रेडिट साइड। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने डेबिट पे क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कब कब रिकॉर्ड करना है, और क्रेडिट पे क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कब कब रिकॉर्ड करना है ना। तो आई होप ये दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है ना। हमेशा क्रेडिट और डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट दो दो डेबिट डेबिट नहीं हो। मतलब समझे नहीं। मतलब जैसे कोई अभी दो की अकाउंट बनाता है ना, और मैं एक में हमेशा डेबिट जाएगा, दूसरे में हमेशा क्रेडिट जाएगा, या दोनों साथ में हो सकते हैं, दोनों डेबिट डेबिट नहीं है। अगर तो मल्टीपल चीजें हैं हम्म। तो दो चीजें डेबिट हो सकती हैं, लेकिन क्रेडिट लाजमी आएगा उसके साथ कुछ ना कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, के, अच्छा जी, गुड्स, ये तो गंदी राइटिंग हो गई थोड़ी, गुड्स सोल्ड ऑन, अच्छा अच्छा, गुड्स सोल्ड वर्थ
रुपीज 1000 वैसे ले लेते हैं, ठीक है। हाफ ऑन कैश एंड हाफ ऑन क्रेडिट। सही है। अब देखो आधी बात क्या लिखी है उसने, कि आधी उसने कैश पे सेल करी है और आधी क्या है, क्रेडिट पे, बाद में वो अमाउंट देगा। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, देखें। सेल्स तो आपकी वैसे ही रिकॉर्ड होगी, सेल्स जब भी इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, क्रेडिट साइड पे, कितने से, 1000 की है। अब आपको कैश कितना रिसीव हुआ है, आपने कहा कैश डेबिट हो रहा है। रीजन होगा क्या इसका, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है 500 से। हाफ मैंने बात कही ना। सेम इसी तरह आधी पेमेंट बाद में मिलेगी कस्टमर से, क्या होगा, ये भी डेबिट होगा, कितने से, 500 से। तो अपने दिमाग में ये ना रखिएगा कि एक साथ दो चीजें डेबिट नहीं हो सकती हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो एसेट हो या एक्सपेंसेस हो, इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपकी हो सकता है कि कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। सही है। तो मैं इस पे ये नहीं कह रही कि नहीं एक साथ दो से तीन चीजें डेबिट या दो से तीन चीजें क्रेडिट नहीं हो सकती। मकसद क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको दिखेगा, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन का आपको डेबिट इम्पैक्ट भी दिखेगा, क्रेडिट भी। और जब डेबिट का टोटल करोगे, टोटल करो इनका कितना है, 500 प्लस 500 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। क्रेडिट साइड पे भी 1000 आ रहा है। ये कहा जाता है कि बैलेंस होना चाहिए। सही है। सेम इसी तरह परचेजेस के हवाले से भी हो सकता है कि परचेजेस फॉर एग्जांपल आपने कहा, अगर यहाँ सोल्ड के बजाय क्या होता, परचेज का लफ्ज होता। और परचेज आप देख सकते हो कि कैसे करा जाता है। परचेजेस के लिए आप रिकॉर्ड करते हो वैसे ही परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेजेस आपकी डेबिट पर तो होगी 1000 ही, क्योंकि पूरा माल ही आपने खरीदा है। अब आपने उसमें कितनी पेमेंट करी है, आपने कहा था हाफ ऑन कैश और हाफ ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटी आपके सर पे आएगी। ठीक है। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इतनी पेमेंट आपने कर दी है। और आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे भी जब आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने के नतीजे में आपको दिखेगा कि टोटल क्रेडिट का डेबिट के बराबर है। क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट। हाँ। अब ये हम कोई फिक्स नहीं कह सकते कि वो 2 बार नहीं होगा तो 3 बार नहीं होगा तो 4 बार नहीं होगा। आपका क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन साथ डेबिट भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और क्रेडिट और डेबिट को जब आप देखोगे, यानी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच होना चाहिए। ये कहलाता है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। क्लियर है। अच्छे आपने सवाल पूछा, अच्छी एग्जांपल दी। ये वही चीजें लिखी हैं, डेबिट पे कौन कौन सी चीज आएंगी, क्रेडिट पे कौन कौन सी चीज आएंगे, और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी नोट डाउन कराई है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, सेम ऐसे ही आपके पास लेजर आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने रफली बनवाया, चैप्टर 3 में और अच्छे से बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आ गया आपके पास सवाल। सवाल क्या है, एग्जाम्पल है, डबल एंट्री की आपके पास आ रही है, कैश ट्रांजेक्शन से रिलेट करिए। अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसके पास हो रही हैं। ए है आपके पास अ कैश सेल, कैश सेल हो रही है कितने की भाई, $2 की। पेमेंट ऑफ अ रेंट बिल टोटलिंग 150। क्लियर है। आपने बिल पे करा, कितने का था, $150 का था। बाइंग सम गुड्स फॉर कैश, गुड्स के लिए आप याद रखना, अगर बाय कर रहे हो तो क्या है, परचेजेस। हाँ। अगर गुड्स के अलावा कोई और नॉन करंट एसेट आपने परचेज करा है, जस्ट लाइक आपने टीवी, एलईडी, कंप्यूटर, एसी, कुछ भी, उसका पर्पस रीसेल नहीं है, तो आप उसको अपने नाम से रिकॉर्ड करोगे। जस्ट लाइक आपने इक्विपमेंट कोई परचेज करा, ठीक है। इक्विपमेंट का मकसद क्या था, मोर देन 1 ईयर बिजनेस में यूज करना, तो इक्विपमेंट एसेट है, तो डेबिट हो जाएगा। बदले में आपने भले ही उसकी पेमेंट करी है या फिर आप बाद में पे करोगे, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट। क्लियर है। जस्ट आप गुड्स की बात करते हो,
तो गुड्स के लिए अपने पास ये नोट डाउन कर लें, गुड्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है या स्टॉक है। तो इसका मकसद क्या है, हमें कॉस्ट निकालनी होती है, कॉस्ट की वजह से आप इस तरह से इसको रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है ना? अच्छा जी, क्या लिखा है, बाइंग सम गुड्स फॉर कैश $100, बाइंग सम शेल्स। आ गई बात, यहाँ गुड्स आपने परचेज करे हैं, यहाँ शेल्स, शेल्स, ठीक है, शेल्स। अब सोचना है इस चीज को, क्या ये मेरे एसेट में शुमार होता है? हाँ भाई, ओनरशिप में है, मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, और मोर देन 1 ईयर यूज हो रहा है या लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अगर तो लेस देन है, क्योंकि इन्वेंट्री का मकसद क्या है, विद इन 1 ईयर इसको आपने सेल करने कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। और आपका ये चीज, आपकी जो नॉन करंट एसेट है, मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट दे सकता है आपके बिजनेस को चलाने में, आपके जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली करने में, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, नॉन करंट और करंट में फर्क आ जाए। क्लियर है? अब नॉन करंट अपने नाम से ही आएगा, ऑन कैश है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करो और मुझे बताओ। शेयर्स के नाम का अपने अकाउंट बने। हाँ, सेम उसी तरह से। अच्छा, इन्होंने सिर्फ क्या मांगा है, how should these four transactions to be posted to the ledger accounts? For that matter, which ledger account should they be posted? Don't forget that each transaction will be posted twice in the accordance with the rules of double entry, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से बनाओ, याद हो जाए। अच्छा जी, आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। जी। पहले की क्या एंट्री बनाइए? कैश ऑफ सेल की बनी टू दैट इज नहीं, पहले एंट्री बताएं फिर मुझे बताएं। एंट्री डेबिट $2 कैश हम्म। और क्रेडिट $2 सेल। अच्छा, परचेज का है कैश डेबिट $2 और सेल्स क्रेडिट $2, सेल्स क्रेडिट। ठीक है। लेजर भी आपने इसी तरह से बनाए हुए, सेम इसी तरह से देखिए। अच्छा जी, फिर आ गए थे हम सेकंड एंट्री पे, क्या थी, कैश की पेमेंट करी थी आपने। कैश अकाउंट क्रेडिट वन क्रेडिट $50 कैश हम्म। क्रेडिट $50 और अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखें, आपने पेमेंट किसकी करी थी, रेंट की, हाँ। एम आई राइट, है ना? तो रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर वो कोई शॉप बिल्डिंग कहीं का भी रेंट पे कर रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हमेशा डेबिट पर होगा, ठीक है, कोई सा भी एक्सपेंस होगा। अब ये कौन सा था, रेंट एक्सपेंस, तो रेंटल एक्सपेंस या रेंट अकाउंट या रेंट एक्सपेंस क्या हो गया भाई, डेबिट। और आपने पेमेंट कर दी है तो इतने से कैश बिजनेस के लिए डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी थी, 150 से, ठीक है। सेम ऐसे ही हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है और रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री। कैश क्रेडिट $100। हम्म। इसमें नहीं कुछ लिखा है, ये होना चाहिए क्या होना चाहिए? परचेजेस, मैंने आपको कहा था परचेज अकाउंट होगा। परचेज डेबिट। हम्म। परचेजेस डेबिट $100 हो गया होगा और कैश क्रेडिट $100 से। देन फिर फोर्थ एंट्री, कैश क्रेडिट $100। पहले हमेशा डेबिट का बताया करें। चलो, शेयर्स डेबिट $100 और कैश क्रेडिट $100। ठीक है, आपके पास सेम इसी तरह से। अब देखें, सेम आपके पास आ रहा है। अब जो आपने लास्ट टाइम थोड़ी बहुत एरर करे थे वो अब नहीं होने चाहिए, सेम ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं। कैश सेल्स आपके पास $60, अमाउंट का फर्क आ रहा है। पेमेंट ऑफ रेंट बिल टोटलिंग 4500 आ रहा है। बाइंग सम गुड्स फॉर कैश आ रहा है, बाइंग सम शेल्फ सेम वैसे ही है।
यहाँ अब आपका होमवर्क है, सही है, इसको आप कर कर आना। सेम वही आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स भी सेम आएंगे, बस अमाउंट में फर्क आएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। ठीक है। हाँ, जब कर ले तो फिर उसको आप चेक कर लेना क्या आंसर्स आपके करेक्ट है नहीं है। बाकी आप मुझे भी चेक करवा देना। अच्छा जी, देन फिर सेम इसी तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मैंने आपको वहां पे दोनों साथ साथ करवा दी थी। यहाँ पहले उन्होंने कैश की बात करी है, फिर क्रेडिट की बात करी है। सेम वैसा ही होगा, कुछ अलग नहीं है। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैव बीन अकर्ड। ए है बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर फॉर $2,000। अच्छा जी, जब अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल की बात मैंने आपको कही थी, वहां पे मैंने कस्टमर का नाम नहीं बताया था, नहीं सप्लायर का। तो बेटा जब भी आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंट रिसीवेबल, तो ये लाजमी उसके साथ आप लिखेंगे क्या, या तो ब्रैकेट लगा दें कि किस का है ये अकाउंट रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, मिस्टर सी हैं, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो भी हो रहा है साथ साथ इसी तरह से आपके पास अकाउंट्स पेबल की कहानी आएगी। अब क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, साथ में या तो ब्रैकेट में लिख दो या फिर मैं इस तरह से भी लिख देती हूँ, हल्का सा ये डाला और मिस्टर ए, मिस्टर सी, बिलाल, वॉट एवर जो भी है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से आपके पास सवाल आ रहा है, बिजनेस ने सेल्स करे गुड्स ऑन क्रेडिट पे, इसको भाई कस्टमर ए को, मिस्टर ए कस्टमर ए। सेम इसी तरह से बिजनेस ने बाय करे गुड्स, अब बाय कर रहा है इसका मतलब है परचेज हो रहा है। गुड्स की बात है तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि गुड्स की बात आ रही है तो आपने किस में रिकॉर्ड करना है। अब आप उसको करें सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा था। अरे जो आपने बताया कि ब्रैकेट में मिस्टर ए लिखो, अकाउंट से मिस्टर ए लिखो, तो मतलब पैसे मिस्टर ए को मिलने वाले हैं, मिस्टर को देने हैं। कस्टमर की बात है तो ऑब्वियसली आपने रिसीव करना है। अगर सप्लायर की बात है तो आपने पेमेंट करनी होगी। नाम से हमें याद रहेगा कि किसके पैसे देने हैं, किसके पैसे, किससे पैसे लेने हैं। ठीक है, मैं जरा हाँ।
हम्म, ना, क्या लिखी ट्रांजैक्शन की एंट्री? ए में था हम्म। 1,000 रुपये डेबिट 2,000 हम्म। और कैश क्रेडिट 2,000। ठीक है। और आपने सेम वैसे ही लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल के साथ मिस्टर एड, है ना? ठीक है, तो आपने इसी तरह से उसकी एंट्री के साथ लेजर भी बना दिया होगा। अच्छा जी। ठीक है। और सेम इसी तरह से आपने पेबल्स के लिए भी बनाया होगा। तो रिकॉर्ड क्या करा होगा? परचेजेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट। लेजर भी आपकी इसी तरह से हो गया। ठीक है, पेबल्स के साथ आपने उसका उसके सप्लायर का नाम लिखा होगा। अब देखें सेम वैसे ही कंटिन्यू हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब पे कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने अज्यूम करा है जितने उन्होंने कस्टमर से लेना था फुल्ली उन्होंने कस्टमर से ले लिया, तो उतने से आपका क्या होगा? रिसीबल कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से जितनी पेमेंट करनी थी फुल्ली उन्होंने पे कर दिया है, तो जब फुल्ली पे कर देंगे तो उतने से लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ मुकम्मल की बात आ रही है। तो देखें, इन्होंने पहले अलग अलग काम करा है, मैंने आपको डायरेक्टली काम बताया था। क्या आपने कहा था? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 2000 से। ठीक है, तो जब आपका कैश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैश उतने से डेबिट हो जाएगा जब आप रिसीविंग की बात करेंगे। कहाँ इन्होंने रिसीविंग की बात करी है? ये तो पेबल्स की कहानी है। रिसीविंग के लिए कैश डेबिट हो गया उतने से, और रिसीवर क्या हो गया? उतने से क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, नील हो गया बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट यहाँ के नील हो जाएगा बैलेंस। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, वहां जो बैलेंस आएगा वो आगे तक का सफर तय करेगा। यहाँ तक समझ में आया? देखें, पहले इन्होंने अलग अलग यहाँ तक समझाया था, यहाँ तक इन्होंने देखें यहाँ तक इन्होंने अलग अलग समझाया, फिर इसी चीज को जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही कहा कि कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट इन्होंने पहले बताया। फिर जब रिसीव हो गया तो उन्होंने कहा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हो गया। इन्होंने ये अलग अलग पहले समझाया, फिर इसको मर्ज कर दिया है। और पेबल्स के साथ भी इन्होंने वही कार्रवाई करी है जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप परचेज करते हो क्या रिकॉर्ड होगा? परचेसेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट हो जाता है ना, परचेसेस डेबिट पेबल्स क्रेडिट। और जब पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर फुली पेड है, खत्म हो गई। जितना आपने पे करा है उतने से वो कम हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने अज्यूम करा फुली पेड, तो पेबल्स डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ पे भी सेम उन्होंने इसी तरह से पहले अलग अलग बनाया है और फिर यहाँ इसको समराइज करके दिखा दिया है। तो इन्होंने एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो पहले इन्होंने अलग करा, फिर मेरी तरह उन्होंने एक साथ दिखा दे कि एक्चुअली इस तरह से हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल इसमें? अच्छा जी, फिर आपके पास ABCDEFGHI, यहाँ तक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसमें सिर्फ आपने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, नो लेजर्स। इसको रिकॉर्ड करें जल्दी से। और फिर इसके बाद हमारा क्या है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ तक रिकॉर्ड करें। ठीक है। ये रिकॉर्ड करूँ या क्वेश्चन सॉल्व करूँ? क्वेश्चन में आपका सिर्फ यहाँ पे क्या चीज दी गई है? आपने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, यानी इनके लेजर्स नहीं बनेंगे, जस्ट एंट्रीज पास होनी है। मतलब एक कॉलम बना के दूँ? कॉलम नहीं, जो एंट्रीज बनती है ना डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज, जस्ट वो। टी अकाउंट से बात, ये बात। टी अकाउंट्स नहीं, टी अकाउंट अलग है। रिकॉर्डिंग का मतलब है जैसे परचेसेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये रिकॉर्डिंग है। लेजर अलग होता है जो टी अकाउंट होता है। ठीक है, देखिए सवाल में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एंट्रीज की बात आती है तो वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट और क्रेडिट, वो आपकी रिकॉर्डिंग कहलाती है। लेजर्स की बात आती है, वो क्लासिफाई और समराइजिंग की बात आती है। ठीक है।
मशीन जो है नॉन करंट एसेट होगा ना। हम्म। आप पहले चेक करते हो। मैं इसको क्या कहूंगी कि आप एक एक एंट्री बना के फौरन से, सॉरी, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के फौरन से आप एंट्री नहीं बनाया करो। पहले क्या, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, एटलीस्ट आपने 2-3 टाइम्स पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। फिर उसमें एनालाइज करना है कि कौन सा बिजनेस है, क्या क्या ट्रांजैक्शन पूछी गई है, फिर वरना तो आप इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। ये जो सी है, आपने गुड्स सेल्स हुई है, हम्म। तो अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एक्सपेंस का रिकॉर्ड होगा ना, सोल्ड गुड्स। क्रेडिट में करा, अभी आपने पेमेंट नहीं करी हम्म। है ना। आप पेमेंट करोगे। आप बिजनेस की पर्सपेक्टिव से पहले देखो, बिजनेस ने सेल करा कि परचेज करा। बिजनेस की सेल बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है, आप क्या कहते हो, है ना। तो आप ये इस चीज को कंसीडर करके करो। हमेशा बिजनेस के नुक्ते नजर से देखो, बिजनेस ने परचेज करा है कि सेल करा है। अगर सेल करा है तो क्या इसने कैश रिसीव करा है या फिर बाद में करेगा। बाद में करेगा तो कैसे रिकॉर्ड करना है। और अगर इसने परचेज करा है तो बिजनेस के लिए परचेज क्या होता है। अच्छा, परचेज करा है तो किस चीज को परचेज करा है, आया कि इसने गुड्स परचेज करे हैं या फिर नॉन करंट एसेट को परचेज करा है। अगर तो इसने गुड्स परचेज करे हैं तो कौन से अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना है। अगर तो इसने नॉन करंट एसेट को परचेज करा है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करना है। ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या इसने परचेज करने के बाद पेमेंट कर दी या बाद में करेगा। अगर तो पेमेंट कर दिया तो क्या रिकॉर्ड होगा। अगर पेमेंट नहीं करी है तो फिर क्या रिकॉर्ड होना है। फिर इसी की तरह आपके पास कुछ बिल्स की बात आ जाती है। बिल्स बिजनेस के लिए होता है भाई, आपके ऑपरेशंस की वजह से एक्सपेंस हो रहे हैं ना। बिल्स के अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अलावा आपके पास और कौन कौन सी चीजें आ सकती है, मेंटेनेंस है, एक्सपेंस में ही आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। इसके अलावा और आपने किसी एम्प्लॉय से आपने उसके क्या कहते हैं उसकी सर्विस ली है, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, सैलरी से एक्सपेंस हो जाएगा। आपने सर्विस ले ली,
तो उसके बदले में क्या आपको अराइज हो रहा है, सैलरीज देनी है, सैलरीज एक्सपेंस हो गया। आपने किसी लेबर की सर्विस ली है, उससे आपने कोई भी काम दिया है, आपने लेबर की सर्विस ले ली, तो आप लेबर को वेज पे कर दो, ठीक है, वेजेस एक्सपेंस होगा। इस तरह से होती है ये चीजें। तो आई होप आपने कर ली होंगी ये चीजें। शुरू की 3 करें। अच्छा, जितना आ रहा है 2 मिनट का टाइम है उतना करें, फिर हम इसको चेक करते हैं। वेजेस वेजेस जो है ये लाइबिलिटी होगी वेजेस के लिए। वेजेस एक्सपेंस है, अगर उसने पे नहीं करा, बाद में करेगा, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी है। तो एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू नहीं, दोनों पहलू है। हम्म, तीन- 5 हुए। कितने हो गए? 5 हुए। 5 हो गए। चलें, इसको देख लेते हैं। देखें भाई, आपने इसकी एंट्री बनानी थी। बॉट अ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, कॉस्ट 8,000, क्या इसकी रिकॉर्डिंग करी थी? Bought machine from A, हम्म, debit 8,000, cash credit 8,000। अब देखें इसको कैसे रिकॉर्ड करना था। बॉट नहीं लिखना था, जस्ट मशीन अप। ठीक है। ठीक है, मशीन डेबिट, ऑन क्रेडिट के बाद आती पेबल्स आ जाता, नॉट कैश। क्लियर है? अच्छा जी, बॉट गुड्स, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ गुड्स की बात है तो परचेजेस की बात आ जाएगी।
ठीक है, ऑन क्रेडिट है तो ऑब्वियसली पेबल्स आ जाएगा। अच्छा जी, और क्या लिखा हुआ है? सी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। देन डी है, पे कर दिए आपने सप्लायर को। इससे पहले ऊपर सप्लायर की बात हुई थी, आपने नाम से तलाश करना है, इसलिए मैंने बोला था अकाउंट्स रिसीवेबल पेबल्स के साथ नाम आएगा उसका। यहाँ कोई ऐसा है? नहीं है। फिर भी जितनी आपने लाइबिलिटी कम कर दी है वो डेबिट पर हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, आपने कलेक्ट करे, जब कलेक्ट करोगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा? आपने ऑनर के तौर पे नहीं रिकॉर्डिंग करनी, बिजनेस के तौर पे रिकॉर्ड करनी है। अकाउंटेंट बिजनेस को समझते हुए करता है, बिजनेस के कितनी उसकी रिकवरी हो गई, कितनी उसने पेमेंट करनी है। तो जितनी रिकवरी होगी बिजनेस के पास कैश आ गया, और इतने से आपका रिसीवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, वेजेस पे करी है तो वेजेस एक्सपेंस होता है और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर अगर आपने अभी नहीं करी है तो लाइबिलिटी आपके सर पर आ जाती, कैश नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज, पे करा है रेंट। अच्छा, पेड रेंट ऑफ $700 टू लैंडलॉर्ड। पे करा है, रेंट का होगा तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। इसमें एक प्लस हो जाएगी ई वाला आंसर कलेक्टेड। कलेक्टेड 180 फ्रॉम ई। अब कस्टमर है, कस्टमर है तो आपने इसको रिकॉर्ड कैसे करा होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। सेल्स क्रेडिट जब कलेक्ट हो जाता है तो क्या होता है? इतने से रिसीवेबल कम हो जाता है, तो कैश डेबिट हो जाता है, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और वेजेस की बात आ गई थी आपके पास। इसके अलावा रेंट, जी हमने समझ लिया था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जी जो आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? जस्ट आपने यहाँ रेंट बिल रिसीव करा है, पेमेंट नहीं करी है अभी। तो रेंट तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट पर होगा। लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने सिर्फ रिसीव करा है, पे नहीं करा। अब जितना आप पे कर दोगे तो क्या होगा? लाइबिलिटी कम हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सही है, जब इन्होंने एच की बात करी ना, पेड कर दिया पूरा। पेड कर दिया, अब लाइबिलिटी इंक्रीज है। हाँ, उस टाइम पे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही थी। फिर आपके पास क्या आ रहा है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने लोन लिया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट आपने देना होगा, है ना? इसी तरह अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस के बदले में भी कुछ प्रीमियम जाते हैं, मंथली जाता है। तो आपके लिए तो आपका क्या है? इंश्योरेंस आपके लिए एक तरह का एक्सपेंस है, उसके बदले में जा रहा है ना? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तो कोई सवाल? इसी तरह अगर आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपके लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। और अगर आपने पे नहीं करा तो लाइबिलिटी भी साथ साथ इंक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं एक और, एक इसमें छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाता है। एक्सपेंस और लाइबिलिटी परफॉर्मेंस है। एक्सपेंस और लाइबिलिटी में क्या? इसका फर्क बहुत होता है ना, मामूली से फर्क होता है। फर्क तो होता है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये बात नहीं समझी। मतलब कोई चीज एक्सपेंस जो लग रही है वो लाइबिलिटी भी लग रही है, और जो चीज लाइबिलिटी है वो एक्सपेंस भी लग रही है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम क्या होता है, आपके पास एक्सपेंस इनकट हो जाता है। आप मोस्टली क्या होता है, पेमेंट कर देते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है पेमेंट नहीं होती है। तो जब नहीं है, आपने उसकी सर्विस ले ली, एक्सपेंस को मैंने आपको क्या कहा था? या तो आपका वो एसेट से बदलता हुआ दिखेगा, कंज्यूम होता हुआ दिखेगा, या आपने किसी की सर्विस ले ली होगी, या गुड्स आपने परचेज कर लिए होंगे, तो आपके सामने एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरा सवाल ये, क्या आपने उसकी पेमेंट कर दी है या नहीं करी है? जैसे हमने कहा था जनवरी की पूरी आपने सर्विस ले ली, बिल आ रहा है आपका 28-29 तारीख का, और ड्यू डेट आपके अगले महीने तक की है, सही है, 10 तारीख है। अभी पे करा है? नहीं करा, आपने सर्विस ले ली, एक्सपेंस हो गया। तो आप क्या कहोगे? एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अगर यही चीज आपने उसी मंथ में पे कर दी होती तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाता। क्लियर है? तो एक्सपेंस और लाइबिलिटी या किसी को भी आप मिक्स नहीं करो। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है,
अब ये टॉपिक एक, ये नाम से हमें मिलता जुलता लगता है। क्या है भाई, एक तो आपके पास कैपिटल की बात आ जाती है और एक आ जाता है आपके पास रेवेन्यू की बात। लेकिन ये वो वाला कैपिटल और रेवेन्यू नहीं है जो हमने शुरू में 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे पढ़ा है। ये वो नहीं है, और ना ही ये वो कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, नहीं। तो फिर इसे क्या, जो ये कैपिटल क्या है या ये रेवेन्यू क्या है, किसे कहा जाएगा? देखें, इसे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यूज करते हैं। कैपिटल का मतलब होगा जो रेगुलर का पार्ट नहीं है, यानी इरेगुलर, या फिर आपका ये रेयरली होता हुआ दिखेगा, या फिर वंस अपॉन अ टाइम, सम टाइम या वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है। रेवेन्यू में आपको रेगुलरली काम होता हुआ दिखेगा या फिर रूटीन की चीजें आपको दिखेंगी। क्लियर है? अब आपके पास दोनों ही चीजों में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर भी आएगा और दोनों ही चीजों में इनकम भी आएगी। नहीं 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 नहीं, निकालेगा नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरह कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। क्लियर है? अब जरा आप ये देखना कि कैपिटल में किसको एक्सपेंडिचर कहेंगे, रेवेन्यू में किसको एक्सपेंडिचर कहेंगे, कैपिटल में किसको इनकम कहेंगे, रेवेन्यू में किसको इनकम कहेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि देखो, कैपिटल में भले एक्सपेंडिचर हो रहा हो या कैपिटल में भले ही इनकम हो रही हो, ये कब होंगे, रेयरली होंगे, कभी कभार होंगे। और इसका ताल्लुक किससे होगा, इसका ताल्लुक होगा नॉन करंट एसेट से। जबकि रेवेन्यू में भले ही एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, ये रूटीन की बात होगी। ये रूटीन के साथ आपका रेगुलर रूटीन या रेगुलर की बात होगी। सही है? अच्छा जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद क्या है जो कभी कभार हो रहा है? भाई आप नॉन करंट एसेट को, जस्ट लाइक मशीन है, मशीन कौन सी, आपकी स्विंग मशीन नहीं है, यानी आपने प्रोडक्शन के लिए मशीन्स जो मंगवाई होती हैं उसकी परचेजिंग, या उसमें कोई ऐसी डिवाइस या ऐसा इक्विपमेंट लगा के उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना, वो आपके लिए कभी कभार का काम होगा। यानी ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभार हो रहा हो, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये आपका एक्सपेंस जो हो रहा है, एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, ये एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी डायरेक्ट इजाजत से नहीं होगा, डायरेक्टर से, उनकी इजाजत से होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा है। तो ये आप साल 2 साल में नहीं करते, कई सालों में जाके, हो सकता है 5 साल में करो, हो सकता है 10 साल में करो, हो सकता है 15 सालों में करो। आप किसी फैक्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, उसमें आप मशीन लगाते हो, मशीन आप क्या अपनी मर्जी से कोई लेबर लेकर आ सकता है, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मैनेजर्स को लेकर आ सकता है? नहीं। जब तक डायरेक्टर्स की, जब तक आप कह सकते हो टॉप मैनेजमेंट की इजाजत ना हो, उनकी अप्रूवल ना हो, वो ऑथोराइज ना कर दें, तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा जी। साथ ही साथ अगर इसमें कोई बहुत ऐसी चीज करनी है, ऐसी इंप्रूवमेंट करनी है जो बहुत खर्चा मांग रही है, यानी कि कोई नई अपडेट आई है तो बिल्कुल अंदर की, जैसे हम कहते हैं आपका लैपटॉप है, आपने लिया, सही है, अब आपने जितना यूज करा था उसके बाद आपने देखा यार इसमें अगर ये फिट करवा दूं तो इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी चीज भी क्या कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्लियर है? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहोगे, जो रेगुलर रूटीन का पार्ट है। इसके लिए, इन छोटे मोटे खर्चों के लिए आपने टॉप मैनेजमेंट को तंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो आपका हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी चीज हो सकती है, एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ये तमाम आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं।
ये क्या कहलाएंगे भाई? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर रूटीन का पार्ट होते हैं और इतनी अमाउंट नहीं होती है इनकी, जिसको आपको अप्रूव करवाने के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, उनके पास अप्रूवल लेनी पड़ी, ऐसा नहीं होगा। और ये होते भी रहते हैं, साल के कई टाइम पे होते रहते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कई सालों में सोचा जाता है कि अब आप कर लो। इसी तरह से जब आप क्या करते हो, रेगुलर रूटीन की वजह से आप किसी गुड्स को सेल करते हो, तो वो क्या कहलाता है भाई? रेवेन्यू इनकम। क्या कहलाता है? रेवेन्यू इनकम। और आपने जो उस टाइम पे नॉन करंट एसेट परचेज करा होता है, तो बेटा वो अगर आप सेल कर रहे हो, क्योंकि वो रेयरली होता है, कभी कभार होता है, हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ भाई अब तो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो हमने 3 साल पहले ली थी अब इससे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कोई और मशीन काम कर रही है, मैं ऐसा करता हूँ इसको एक्सचेंज कर देता हूँ या इसको सेल कर देता हूँ, वॉट एवर जो भी लगे। तो अगर आपने उसको सेल करके कुछ इनकम जनरेट करी है, वो क्या है? आपकी कैपिटल इनकम। क्लियर है? कैपिटल के लिए याद रखिएगा, बड़ा खर्चा है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये रेगुलर भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा खर्चा है। सही है? इसी तरह से आपके पास अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके पास जो चीजें आती हैं वो क्या क्या होती हैं भाई? जब आपने उसको परचेज करा था, जहां से करा था, आपने उस फैक्ट्री से अपने फैक्ट्री तक लाने तक जितना भी खर्चा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और वो किस नाम से आएगा आपके पास? कौन सी स्टेटमेंट में आएगा? ये आएगा, ये आपके पास शो होगा नॉन करंट एसेट के नाम पे। यानी आपने मशीन ली है, तो मशीन की कॉस्ट में ये ऐड ऑन होते रहेंगे। एग्जाम्पल, आप क्या कहते हैं, आप डिफ्रीजर लेकर आते हैं, आप फ्रिज लेकर आते हैं, तो आप क्या उसको गोद में उठा के लाते हैं? नहीं, आप उसको घसीटते भी नहीं लाते होंगे, आप ट्रांसपोर्ट में लेकर आते हो, है ना? जब ट्रांसपोर्ट में लेकर आते होगे, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको उस शॉप से उठाया 1 लाख का, रास्ते में लाने का खर्चा 10,000 और, ठीक है। जब घर पर आए तो आपने उसको डायरेक्ट जमीन पे रखा होगा या उसकी फाउंडेशन बनाई होगी, है ना? तकरीबन 5,000 में अगर वो बोलूं, आप बोलते हो कितने का हो गया भाई? ये 1,15,000 का। ऐसा ही है। तो बेटा इसी तरह से भी आपके पास नॉन करंट एसेट को परचेज करने से, स्टार्ट करने से पहले पहले तक जितनी कॉस्ट लग रही है, आपकी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस तौर पे? नॉन करंट एसेट के तौर पे। क्लियर है? जबकि आपके पास यहाँ जितनी भी रूटीन के काम होंगे, तो वो कहाँ दिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? किसके तौर पे? अगर तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे। अगर तो इनकम है तो वह इनकम के तौर पे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हाँ, इनकम जो इसकी है वो अदर इनकम के तौर पे एसपीएल एंड स्टेटमेंट में दिखेगी जरूर, लेकिन वो रेगुलर रूटीन में नहीं दिखेगी, वो अलग तरीके से दिखेगी, वो आगे जब चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल, जो आपका नॉन करंट एसेट है वो किस तरह से दिखेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? और जितना साल वो यूटिलाइज होता रहेगा, उसमें से वो क्या होगा? एक्यूमुलेट करके माइनस होता रहेगा। सही है? जितना साल वो डेप्रिशिएट होता रहता है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये आपसे क्यों कहा गया है कि आपने आपने इस तरह से रिकॉर्ड करना है? क्यों कहा गया है? क्योंकि आप जब इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे, आप F3 में आओगे, तो इससे रिलेटेड आपके पास एक और, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का सिर्फ अभी नाम सुना है, इसको कैलकुलेट करना नहीं सीखा। कैलकुलेट करना सीखोगे, साथ वजह समझोगे कि भाई आप क्यों नॉन करंट एसेट को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, क्यों इसमें आप नॉन करंट एसेट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है जनाब? तो आपके पास यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होता है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दिखा देती हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या लिखा है? एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन is made between capital and revenue items. If they are not identified correctly, then the resulting profit figure will be wrong and misleading.
क्लियर है? अगर इसको आपने सही नहीं करा, देखो इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं अगर आपने इसको सही ट्रीट नहीं करा। क्यों? अगर तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा, अगर आपने इसको गलती से रेवेन्यू के तौर पे दिखा दिया, रेगुलर रूटीन का पार्ट कर दिया, तो क्या होगा? आप फिर एक एक्सपेंस और इंक्रीज कर दोगे, यानी एक्सपेंस ओवर स्टेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। या फिर अगर आपने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल का पार्ट मान लिया, तो क्या होगा? तो फिर आपकी वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा दिखेगी एसेट की। वो तो दिखेगा, हाँ भाई आपका क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, यानी उसकी अमाउंट ज्यादा दिखेगी, नॉन करंट एसेट की आपको दिखेगा वैल्यू ज्यादा है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फर्क दिखेगा? आपका एक्सपेंस क्योंकि कम है, अंडर स्टेट होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ओवर स्टेट उस साल तो दिखेगा, लेकिन हर साल इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो ज्यादा अमाउंट से डिवाइड होगी ना, हर साल फिर उसका एक्सपेंस आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ता रहेगा नहीं, मतलब हमने देखा था डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज करी थी 1 लाख की, और 20,000 का जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने उसको क्या कर दिया, कैपिटल मान लिया। कितनी कॉस्ट दिखेगी? 1,20,000 की। तब आप डिवाइड 1 लाख पे थोड़ी करोगे, 1,20,000 को डिवाइड करोगे। ठीक है? तो अगर आप 1 लाख को डिवाइड कर रहे थे 5 सालों पे, कितना बन रहा था? 20,000। अब 1,20,000 को डिवाइड करोगे 5 सालों पे, तो कितना बनेगा? और ज्यादा बनेगा। 1,20,000 को डिवाइड करें 5 पे, मतलब इसको 5 पे तीन 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 सौ ले लो। 3 हिस्से कैसे होंगे? 1 लाख, आपको मैंने कहा है, पहले आपने क्या करा था, 1 लाख की अमाउंट थी, इसको आपने डिवाइड करा था 5 पे, कितना हो गया था? 20,000 था। लेकिन अगर आपने उस साल के, किस साल के, जो 20,000 का इन केस एक्सपेंस था, और गलती से आपने उसको इंक्लूड कर दिया इस कैपिटल में, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसको आप 5 सालों में डिवाइड करो तो कितना आएगा, बताओ जरा। बढ़ा है 4,000 एक्स्ट्रा। अब ये जितने सालों तक है उतने सालों तक रहेगा। तो आपकी गलती से उस साल का क्या होगा, एक्सपेंस तो कम हो जाएगा, उस साल का प्रॉफिट भी ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन हर साल आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा इस तौर पे। ठीक है जनाब, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि कौन सा मेरा रेगुलर रूटीन का एक्सपेंस है, कौन सा आपका इरेगुलर रूटीन का एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन, एक्विजिशन परचेज करने के नतीजे में, वही नॉन करंट एसेट को, और एन इम्प्रूवमेंट इन द अर्निंग कैपेसिटी, कोई ऐसी नई डिवाइस लगाई है जिसकी वजह से उसमें इंप्रूवमेंट आ गई है, कोई बड़ा खर्चा करा है जिसकी वजह से आपकी इंप्रूवमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज करी थी, ये क्या है, नॉन करंट एसेट। परचेज करी या बनवा रहे हो, आपने जब परचेज करी, फॉर एग्जाम्पल एक ही नीचे का फ्लोर बना हुआ था, परचेज करी 10 लाख की, अब इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर रहे हो, ऊपर का फ्लोर भी बनवा के, ताकि कैपेसिटी ज्यादा बढ़े। तो ये क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इस तरह से आपके और मशीन में भी हो सकता है। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी, capital expenditure on non-current asset results in the appearance of a non-current asset in the accounts of business। ये मैंने आपको बताया था किस नाम से होगा ये, रिकॉर्ड किस तरह से लिखिएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। पूरी उस साल से नहीं करते, इसको माइनस नहीं करते, फिर कैसे करते हैं?
It is deemed to be expenditure that brings benefit to the business over more than one accounting period, क्योंकि एक साल से ज्यादा यूज हो रहा है तो आप क्या करते हो, जितने साल इसको यूज होता रहता है आप कॉस्ट में से उतना एक्यूमुलेट माइनस करते रहते हैं। और ये कहाँ दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इतना आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, इज एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड आइदर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑफ द बिजनेस, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। और ठीक है, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग earning capacity of non-current assets, example repairs to non-current asset। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। सेम इसी तरह से आपके पास एक छोटी सी हम ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब इसमें सेम आपने क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ के आपके पास सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, कैपिटल देन रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल में से भी आपने देखा है क्या ये एक्सपेंडिचर में आएगा या रेवेन्यू, सॉरी, इनकम में आएगा। सेम इसी तरह से रेवेन्यू में भी देखना है क्या ये एक्सपेंडिचर में आएगा या फिर आपके पास इनकम में आएगा। यानी आपने सबसे पहले दो कॉलम्स बनाने हैं, दो कॉलम्स में भी सेमी कॉलम्स आ जाएंगे। अब आपने फिर लिखना है क्या ए इसमें आना है या फिर इसमें आना है, वॉट एवर जो भी आप बताओगे। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ और करना नहीं है। पढ़ें इसमें, आपको क्या लग रहा है कौन सी चीज एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सी आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रही है, कौन सी कैपिटल इनकम दिख रही है, कौन सी रेवेन्यू। इसको सॉल्व कर दें जल्दी से। बात तो करो मेरे। हाँ जी, फिर इसके बाद क्योंकि ये चैप्टर वाइंड अप है और इससे रिलेटेड आप फिर क्वेश्चंस कर आना। ठीक है, इन केस कोई मसला होता है तो फिर हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी सॉल्व करो अभी इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा इसमें लगेंगे नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्ट नहीं करा करें, पहले एटलीस्ट 1 से 2 बार पूरा रीड कर लिया करें। ठीक है, और फिर करा।
मुझे प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस जगह। जगह जगह नॉन क्रेडिट एसेट है। नॉन क्रेडिट एसेट पे आएगा। अभी आप डिपेंड करते हो कि आप उस जगह को सेल करने की पर्पज से परचेज कर रहे हो या फिर आपने उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ और काम करना है। मुझे अच्छा नहीं नॉन क्रेडिट एसेट। यूटिलाइज करोगे तो नॉन करंट एसेट होगा ऑब्वियसली। अब कोई एजेंट है, उसका काम क्या है, घर फॉर एग्जांपल बना के बेचना, तो उसके लिए करंट एसेट होगा। लेकिन हाँ, अगर उसने बनाया ही इसीलिए कि भाई उसने ऑफिस बनाना है या फिर स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए नॉन करंट एसेट है। क्लियर है? हो गया। डन। अब जरा चेक कर लेते हैं, परचेज ऑफ प्रेमिसेस क्या है। कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेगुलर रूटीन के पार्ट वो एंड ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस छोटा मोटा, एक्सपेंडिचर हमेशा बड़ा। ठीक है। सॉलिसिटर्स फीस इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्रेमिसेस। रेवेन्यू की एक्सपेंस होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि आपने जिससे परचेज करा था उसको खरीदने की कुछ कॉस्ट लगी है, हो सकता है एजेंट की हो या फिर जो सॉलिसिटर्स फीस वगैरह बोल रहे हैं ना, ये। तो क्या है, आपने परचेज करा था प्रेमिसेस, उसकी वजह से ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। Then cost of adding extra storage capacity to a mainframe computer used by the business. नॉन करंट एसेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ। अब ये इस पे आप देखते हो कि या मैं इसको सेल कर रहा हूँ या वाकई से काम कर रहा हूँ, क्योंकि काम कर रहे थे तो फिर आपने इसको क्या करा, कैपेसिटी इंक्रीज करी है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रेवेन्यू रेवेन्यू व्हाट? एक्सपेंडिचर। हाँ जी। अच्छा, फिर प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम। देन आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स बाय क्रेडिट कार्ड्स। रेवेन्यू इनकम। ठीक है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। आगे कस्टम्स ड्यूटी चार्ज ऑन द मशीनरी व्हेन इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। इंपोर्टेड मतलब दूसरा है। बाहर से मंगवाई है हाँ। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो क्या होगी, कस्टम्स ड्यूटी चार्ज ऑन द मशीन, एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। याद रखिएगा, अगर बैरून मुल्क से भी मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो वहां से यहाँ तक लाने की जितनी भी कॉस्टिंग है, आपने पैकेजिंग करवाई है, किसी से इजाजत ली है, उसकी कस्टम ड्यूटी लगी है, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, वॉट एवर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अच्छा, कैरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द न्यू मशीनरी फ्रॉम द सप्लायर्स फैक्ट्री टू द प्रेमिसेस ऑफ द बिजनेस, परचेजिंग कैपिटल। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू मशीनरी इन द प्रेमिसेस ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और लास्ट, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल? क्लियर है ये अच्छे से? ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आए? देन फिर ये आपके पास वही चीजें आ गई हैं। आपका होमवर्क क्या है, इन क्विज को पहले अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज अ लायबिलिटी, स्टेट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम अच्छे से कर चुके हैं लास्ट क्लास में। व्हाट इज कैपिटल, व्हाट आर ड्राइंग्स, वेयर डू दे फिट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, what is the main difference between a cash and a credit transaction, what is an accounts payable, what is an accounts receivable, define double entry bookkeeping, what is the double entry when goods are sold for cash, ठीक है, what is the double entry when goods are purchased on credit, distinguish between capital and revenue expenditure। ये आपकी एक क्विक रिकवरी सॉरी रिकॉल है
तो आप जब इसको कर लेते हो आपको रिकॉल हो जाता है पूरा चैप्टर, साथ साथ फिर आपने इससे ही रिलेटेड आंसर्स नहीं देखने, आंसर्स बाद में देखेंगे। फिर जब चेक कर लोगे उसके बाद फिर इस पर आना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। टाइम दिया हुआ है, इसी तरह टाइम ले लेते देखो आपको 2 घंटे दिए हैं, तो 2 घंटे का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन को आपने कितने 2.4, अब मैं उसमें फिर भी बोलती हूँ 2 मिनट का टाइम लो। कमी टाइम दो। ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि आप एक घंटे में करके भाग कर आ जाओ, नहीं। आपने 2 घंटे के पैसे दिए, 2 घंटे आराम से, ऐसा नहीं है कि शैतान की तरह जल्दबाजी करो, नहीं भाई, आपने अपना टाइम देना है, आपके पैसे लगे हैं, तो आराम से आप कोशिश करो कि जल्दी करो, लेकिन बाकी का टाइम रिवीजन का रखो। जितना आप करोगे उतना अच्छा है। रिवीजन इस तरह से करना है कि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नुक्ताचीनी करना है कि मैंने कहाँ सही करा है, कहाँ गलत करा है। क्लियर है। आज की क्लास पर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।